नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल, एक ऐसा शो जहां पर शेयर बाजार से लेकर अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों से लेकर आपकी जेब तक तमाम मसलों पर बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसा एनालिसिस दे जिससे आपके लिए इन मसलों से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बताते हैं कि आज के मनी सेंट्रल की रूपरेखा क्या होगी। देखिए, आज सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की मंदी। अमेरिका में मंदी आ रही है ऐसा कहा जा रहा है और इसका क्या सरोकार और इसका क्या कोरिलेशन है भारत की अर्थव्यवस्था से, भारत की इकोनॉमी से, इसको समझेंगे। दूसरी खबर होगी हमारी चीन की महंगाई की। चीन के सामने क्या खतरा है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरी खबर हमारी होगी भारत के रिटेल लोन की और अंत में बात करेंगे जीएसटी रेट्स की। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिका से एक ऐसी खबर आ रही है जिसका भारत के साथ भी ताल्लुक है। बात है अमेरिका के रिलेशन से जुड़ी और वजह है ट्रंप के टैरिफ को लेकर उठाए जा रहे कदम। जानकार इसे ट्रंप सेशन कह रहे हैं। अमेरिका के बॉन्ड ट्रेडर्स परेशान हैं। इन्हें डर है कि कहीं अमेरिकी इकॉनमी मंदी में न चली जाए। ट्रंप के टैरिफ पर उठाए जा रहे कदम और डॉजे के जरिए हजारों नौकरियों में कटौती अमेरिका इकॉनमी पर भारी पड़ रही है। इन्हें लगता है कि इन कदमों से ग्रोथ की रफ्तार थम सकती है। ट्रेडर्स शॉर्ट डेटेड ट्रेजरीज को खरीद रहे हैं और इससे फरवरी के मध्य से 2 साल की बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट आई। फेड के मई से रेट कट को फिर से चालू करने की उम्मीद भी इन पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा पिछले साल के आखिर से बॉन्ड यील्ड्स में तेजी बनी। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अमेरिका क्या एक बड़े झंझट में फंस रहा है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि क्या अमेरिकी इकॉनमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, एक मंदी की तरफ बढ़ रही है। वजह सबसे बड़ी इस पूरे जो घटनाक्रम की है उसकी वजह बन रही है ट्रंप की पॉलिसीज़, ट्रंप की टैरिफ को लेके उठाई जा रही जो उनके ऐलान हैं, चाहे मैक्सिको हो, कनाडा हो, रेसिप्रोकल टैरिफ हो, भारत के साथ टैरिफ को का लेके मामला है। अब इकोनॉमिस्ट साफ तौर पे कहने लगे हैं कि ये जो नीतियां हैं ये दुनिया को जितना परेशान करेंगी उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका को परेशान कर सकती हैं। एक बड़ी बात है बॉन्ड्स के साथ जुड़ी हुई, जहाँ पे कि जो बॉन्ड्स ट्रेडर्स हैं, बॉन्ड मार्केट में जो खरीद फरोख्त करते हैं, उन्होंने चिंता इस बात की जता रहे हैं वो कि मंदी अमेरिका में गहरा सकती है, मंदी आ सकती है। और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अमेरिका में हाल के दिनों में नीचे आई हैं। जो 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है उसमें भी नरमी आई थी और 2 साल की बॉन्ड यील्ड खासतौर पर उसमें बड़ी नरमी आई, जैसा आपने बताया। सर जी, मेरा आपसे एक सवाल है। कहा जा रहा था कि पिछले 5 महीने से भारतीय शेयर बाजार से जो पैसा है वो निकल रहा है और कहा जा रहा था कि ये पैसा कहीं ना कहीं अमेरिका में वापस लौटता हुआ दिख रहा है क्योंकि वहाँ जो बॉन्ड यील्ड है वो उसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर हम क्यों रिस्क लें, वहीं अगर बिना रिस्क के अगर मुझे मेरा पैसा जो है ग्रो करेगा तो वहीं लगाते हैं। अब लेकिन ये उलट खबर आ रही है सर कि वहाँ गिरावट आ रही है। अब ये वाला मामला क्या है, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। बिल्कुल, यही जो है वो अमेरिका के भारत के साथ जो अमेरिका में जो चल रहा है उसका भारत पे किस तरह का असर हो सकता है उसको थोड़ा बहुत इस बात से इशारा मिल रहा है। जो आपने बात बताई कि जो बॉन्ड यील्ड्स थी, असल में पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स ऊंची बनी हुई थी जी। वजह ये थी कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बड़ी रेजिलियंस शो कर रही थी, टिकाऊपन दिखा रही थी। और पिछले साल के आखिर तक जब अमेरिका में इलेक्शन हुए, जब ट्रंप की वापसी हुई, तब तक जो ट्रेडर्स हैं और बाकी लोग हैं उनको लगा कि बॉन्ड यील्ड्स में इजाफा जारी रहेगा, बॉन्ड यील्ड्स मजबूत बनी रहेंगी जी। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई है। यहाँ तक कि अमेरिकी मार्केट्स भी पिछले कुछ दिनों में, एक महीने में की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स 0.4% गिरा है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 10% की तेजी आई थी जी। तो अब अगर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अमेरिकी बाजार अब शायद उतना ल्यूक्रेटिव या फ़ायदेमंद न रहे और उनके लिए भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा मौके नज़र आएँ आने वाले वक्त में। भारतीय बाज़ारों में भी पिछले कुछ दिनों में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है। तो एक जो वो बड़ा मौका था कि अमेरिकी बाज़ार अब ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वहाँ पे अब ये चीज़ नज़र आने लगी है कि अगर अमेरिका की जो टैरिफ को लेके पॉलिसीज़ हैं
वो उल्टी क्या पड़ रही हैं, क्या वो अमेरिका पर ही भारी पड़ रही हैं? जी। क्योंकि उसका हमने असर ये देखा कि मैक्सिको और कनाडा को लेके जो टैरिफ लगाने की बात थी उसको भी फिलहाल अमेरिका ने टाल दिया है। तो कुछ कुछ क्या ट्रंप को अब समझ में आ रहा है कि अगर ऊंचे टैरिफ आप रखेंगे तो इसका जितना नुकसान दुनिया को होगा उतना नुकसान अमेरिकी इकोनॉमी को भी होगा। नॉन फार्म के जो लेबर ग्रोथ है वहाँ पे भी नंबर अभी जब बीते हफ्ते आए फ्राइडे को वो वैसे नहीं आए जैसी कि उम्मीद थी। इकोनॉमिस्ट ये भी मान रहे हैं कि इस साल अमेरिका की ग्रोथ जो है वो 1.8% रह सकती है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 2.3% थी। तो ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी के मुश्किल में पड़ने के आसार अमेरिका के नजर आ रहे हैं। भारत को इसका फायदा टैरिफ के फ्रंट पे ये हो सकता है कि विदेशी इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से इंडियन मार्केट्स ठीक नजर आने लगे। जी सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो हम लोग समझ रहे थे कि 1,00,000-2,00,000 करोड़ की जो बिकवाली हो रही है FIIs की, 4.25 करोड़ या उससे अधिक का भी आंकड़ा था, तो क्या अब वो वापस आ जाएंगे सर? तो उसके बाद ही फिर भारत के बाजार में हरियाली आ जाएगी? देखिए ऐसा अगर रिटर्न की बात है, जो अमेरिकी मार्केट्स में 15% रिटर्न का अमेरिकी जो इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडियन मार्केट में जो 15% के रिटर्न की एक बात बार बार कही गई कि उनको वो उम्मीद रहती है, और रिस्क फ्री रिटर्न अमेरिका में 8-9% उनको मिल रहा है। ऐसे में उनके लिए भारत आना और रिस्क लेना कितना जरूरी है, ये इसको लेके सवाल उठाए गए थे। लेकिन हाल के वक्त में कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो ये बता रही हैं कि मार्केट अब बॉटम आउट हो चुका है, मार्केट में बिकवाली का दौर अब तकरीबन खत्म होने को है और इसके बाद मार्केट रिबाउंड कर सकते हैं। तो अमेरिका की अगर ये रिसेशन वाला मसला अगर गहराता है या मार्केट्स में अमेरिका की गिरावट आती है, या जो टैरिफ को लेके जो चिंताएं जताई जा रही हैं वो अगर आती हैं, बढ़ती हैं, तो हो सकता है कि एक बार फिर से इंडियन मार्केट्स इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद नजर आए। सर, आपने बॉटम आउट की बात की तो मुझे समीर साहब याद आ गए, समीर अरोड़ा साहब, हेलियोस कैपिटल के CIO साहब। उन्होंने भी कहा कि 1-2 महीने के आसपास तक थोड़ा सा बाजार थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, गिरावट आएगी उसमें, लेकिन उसके बाद जो है बाजार में 7 से 8% की तेजी भी देखने को मिल सकती है। उसको भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इससे। नहीं, बिल्कुल। अब ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं मार्केट के, उनका अब इस बारे में यही कहना है कि अब मार्केट्स संभवतः अपने लोअर लेवल पे पहुंच चुके हैं। वैल्यूएशन की जो बात कही जा रही थी कि निफ्टी की वैल्यूएशन अब पीक से काफ़ी नीचे आ गई है, अपने उच्च स्तरों से नीचे आ गई है, तो वहाँ मार्केट्स को लेके अब एक बात कही जा रही है कि इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन अब तकरीबन थोड़ी दुरुस्त हो गई है। कट छट के मार्केट अब ऐसे आ गए जहाँ पे कि एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट के मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। तो हो सकता है कि एक बार फिर से हम देखें कि मार्केट रिबाउंड कर रहे हैं और FII वापसी की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कई बार भरोसा दिलाया गया कि इंडियन मार्केट्स को, जो टैक्स की एक बात आई थी, उन्होंने कहा कि टैक्स को लेके ऐसी बातें नहीं है कि मार्केट टैक्स और शेयर मार्केट्स में तेजी या उतार चढ़ाव का कोई सीधा लेना देना नहीं है। जी, सेबी चीफ ने भी कहा था सर, भरोसा जताया था। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं चीन की। दुनिया को धौंस दिखाने वाला चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। चीन की उपभोक्ता महंगाई दर यानी CPI 13 महीने में पहली बार 0 से नीचे चली गई है। इससे पता चलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी जारी है और डिफ्लेशन का दबाव बना हुआ है। रविवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो यानी NBS के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI सालाना आधार पर 0.7% घटा, जबकि जनवरी में ये 0.5% की वृद्धि पर था। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि CPI में 0.4% की गिरावट आएगी, लेकिन वास्तविक गिरावट इससे अधिक रही है। चीन ने 2025 के लिए महंगाई का जो लक्ष्य है वो 2% तय किया, जो पिछले 3% के लक्ष्य से कम है। यह दर्शाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन के दबाव से जूझ रही है। पिछले 2 सालों से उपभोक्ता महंगाई दर सिर्फ 0.25% बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था में मांग की भारी कमी को दर्शाता है। चीन में फैक्ट्री स्तर पर महंगाई भी लगातार 29वें महीने गिरावट में रही। हालांकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी जिसको कि आप PPI के नाम से जानते हैं, उसकी गिरावट जनवरी में -2.3% से घटकर फरवरी में -2.2% पर आ गई है, जो दर्शा रहा है कि गिरावट की जो गति है वो थोड़ी धीमी हुई है। सर, मेरा आपसे सवाल है,
कहा तो जा रहा था सर कि चीन की इकोनॉमी में सब कुछ ठीक हो गया है, भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकलकर चीन भी जा रहा है, लेकिन हकीकत और आंकड़े तो कुछ और ही तस्वीर जो है बयां कर रहे हैं सर। बिल्कुल, ये चीन और अमेरिका दोनों की कहानी जो है वो मिला जुला कर अगर देखें जी। तो भारत के लिए अगर मार्केट्स के हिसाब से देखें तो शायद फ़ायदेमंद साबित हो, लेकिन चीन की का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या महंगाई में गिरावट, वो एक अलग मसला है जो ये बता रहा है कि चीन में भी डिमांड और चीन में भी कंजम्पशन में बड़ी गिरावट आ रही है जी। और चीन का खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ वक्त से लगभग 1.5-2 साल के वक्त से बुरी तरह से मंदी की चपेट में है। 600 अरब डॉलर का चीन ने इसी साल स्टिमुलस पैकेज अपने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जारी किया है, जहां पे उसका प्लान ये है कि जो भी अनसोल्ड और बनी हुई यूनिट्स हैं उनको सरकार खरीदेगी और वो ऐसे लोगों को देगी, युवा आबादी को देगी जिनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो एक तरह से रियल एस्टेट सेक्टर को खड़ा करने की कोशिश है। एक प्लान ये भी है उनका कि जो बने हुए घर हैं, पुराने बने हुए घर हैं 2000 के आसपास के, उनके रेनोवेशन के लिए सरकार पैसा देगी। तो एक तो चीन रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो वहाँ बचते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा है। लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया है। चीन में कंजम्पशन की जो प्रॉब्लम भारत में है जी। वही प्रॉब्लम चीन में नजर आ रही है, यानी लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। जब सामान बिक नहीं रहा तो उनके प्राइसेस नीचे आ गए हैं। तो ये चीन में बड़ी समस्या है कि वहाँ महंगाई जो है वो अवमूल्यन मतलब गिर रही है। भारत में इसकी कहानी उल्टी है, यहाँ जो खपत में कमी आई है वो महंगाई की वजह से आई है। दाम ऊपर गए हैं और लोग इस वजह से खरीद नहीं पाए। तो दोनों जगह पे मामला उल्टा है, लेकिन भारत की ग्रोथ चूंकि चीन की ग्रोथ के मुकाबले बहुत तेज रफ्तार में है, अभी भी 6.5% के आसपास की इंडिया की जो ग्रोथ है, तो वो अगर हम इस हिसाब से देखें तो चीन की जो आफत है वो इंडिया के लिए थोड़ी सी राहत शायद बने। जो चीन के मार्केट्स के अगर हम हिसाब से देखें, अमेरिका में स्लो डाउन और चीन का स्लो डाउन अगर आप क्लब करके देखेंगे तो हो सकता है इंडिया के लिए उसमें, भारत के लिए उसमें थोड़े फायदे की चीज़ें नजर आएँ। जी सर, गिरती अर्थव्यवस्था, घोस्ट हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, घोस्ट अपार्टमेंट, इतने अपार्टमेंट्स बने हुए थे वो बिक नहीं रहे थे, उसके वजह से बैंकिंग क्राइसिस आ गई। हम लोगों ने लंबी लंबी कतारें देखी सर, लोग वहाँ बैंकों से पैसा निकालने में असमर्थ दिखे। उसके बाद कई बैंक्स वहाँ कोलैप्स हो गए। अब उसके बाद ये जो नए आंकड़े हैं ये बहुत चिंताजनक है, गिरावट का जो दौर है वो दर्शा रहा है। और दूसरी बात मैं आपसे समझना चाहूँगी, चीन के जो आंकड़े हैं इससे ग्लोबल इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? नहीं, बिल्कुल, चीन में अगर रिसेशन बढ़ता है या चीन अपने जो डिफ्लेशन है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो इसका असर दुनिया भर पे नज़र आएगा। वजह उसकी एक ये भी है कि आप समझिए कि चीन एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है और अमेरिका ने जो टैरिफ का झटका दिया है, अगर चीन के प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं जा पाते तो फिर वो पूरे दुनिया में बाकी देशों में जिनमें भारत भी शामिल है वहाँ पर इन सामानों को बेचने की चीन कोशिश करेगा। और इस तरह से डंपिंग जो है वो इंडिया में भी, जो स्टील सेक्टर है भारत का, वो इस बात का डर जता चुका है कि अगर अमेरिका में टैरिफ बढ़ते हैं तो चाइना का जो स्टील है वो इंडिया एक डंप यार्ड के तौर पे चीन यूज़ कर सकता है। तो एक ये बड़ी समस्या इस वक्त नज़र आ रही है कि चीन को अपनी जो घरेलू स्तर पर कितनी खपत को वो मजबूत रख पाता है। अगर वहाँ सामान नहीं बिक पा रहा तो क्या दुनिया के बाकी जगहों पर वो ऐसा कर पाएगा। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा कि हाल में ही चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी चीन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई थी, जहाँ पे कि जो जैक मा हैं अलीबाबा के, वो भी शामिल थे और दूसरे भी जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं या जो सरकारी हेल्प से जो सरकारी कंपनियां नहीं हैं उनके जो एंटरप्रेन्योर हैं वो शामिल हुए थे। उनके साथ संबंध अच्छे करने की जो चीन की जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी एक बड़ी कोशिश है ताकि इकोनॉमी को संभाला जा सके। नहीं तो आप याद कीजिए कि पिछले 2-2.5 साल से ऐसा था जहाँ पे कि जैक मा कहाँ है इस बात तक की खबर नहीं थी। जी 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 जी। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकॉनमी की और कर्ज के ग्रोथ की।
बैंकों की रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जनवरी में बड़ी गिरावट का शिकार हुई और ये 12% पर आ गई। पिछले साल जनवरी में ये 29% थी। पर्सनल लोन में सुस्त ग्रोथ इसकी वजह मानी जा रही है। दूसरे अनसिक्योर्ड लोन्स, जिनमें अनसिक्योर्ड लोन्स भी शामिल हैं, उनकी ग्रोथ जो है जनवरी में 9% रही, जो कि एक साल पहले 23%। आरबीआई के आंकड़ों से इस बात का पता चल रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में 2% की गिरावट दिखाई दी। दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड से खर्च की जो ग्रोथ है वो 13% रही है, जो कि एक साल पहले 31% पर थी। सर, क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनवरी में 12% रही रिटेल क्रेडिट ग्रोथ और एक साल पहले ये 29% थी, यानी सीधा सीधे अगर आंकड़ों में देखें तो 17% की गिरावट है। क्या इसके पीछे पर्सनल लोन में सुस्त ग्रोथ तो वजह नहीं? बिल्कुल, इसके देखिए दो फैक्टर हैं और केवल पर्सनल लोन में ही गिरावट नहीं है। आपका जो होम लोन है, व्हीकल लोन है, वहाँ सब जगह पे गिरावट है। होम लोन में 11% की गिरावट आई है। पिछले साल जनवरी में ये 37% की ग्रोथ थी। ठीक है सर। इसी तरह से व्हीकल लोन में 10% की गिरावट आई है, जबकि पिछले साल ये 16% की ग्रोथ दिखा रहा था। दो फैक्टर इसके, एक तो है कि आरबीआई की पिछले साल की गई सख्ती, जहां पे आरबीआई ने बैंकों को साफ तौर से ये कह दिया था और रिस्क वेटेज बढ़ा दिया था कि आप अनसिक्योर्ड लैंडिंग पर फोकस करें, वहां पे एनपीएस, वहां पे स्ट्रेस लोन होने को बचाएं, किसी भी लोन को बिना ड्यू डिलीजेंस के न बांटें। आरबीआई की सख्ती हुई, बैंकों ने जो पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लैंडिंग है, वहां पर अपनी सख्ती की और लोन बांटना बंद किया। ठीक है सर। एक वजह यह है। दूसरी वजह है ओवरऑल इकोनॉमी में कंजम्पशन का घटना, जी, जिसको हमने पिछले साल जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद से देखा कि लोगों ने चीज़ों को खरीदना, कंजम्पशन को एकदम से जो घटा, जी, वहां तिमाही से दर जो आंकड़े थे सर दूसरी तिमाही के 5.4, 7 तिमाही के नीचे चले गए थे। बिल्कुल, वो भी चिंताजनक था। बिल्कुल, वो हो या अक्टूबर में 6.21 पे महंगाई, 6.21% पे महंगाई का पहुंच जाना हो, जी, क्योंकि अनसिक्योर्ड लैंडिंग ही नहीं घटी, होम लोन भी घटे हैं। 11% की गिरावट आई है होम लोन्स में और आपका व्हीकल लोन्स में, जो कि सिक्योर्ड हैं, जहाँ पे कि आपके पास एक कोलेटरल है। यानी लोगों ने खरीदना बंद किया। घरों की बिक्री भी इस हिसाब से अगर हम देखें, होम लोन की भी डिमांड कम हुई है। तो ये दूसरी चीज़ जो जताती है, जो दूसरा फैक्टर है, वो ये बता रहा है कि कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो खराब है। लोग ईएमआई चुकाने या लोग कर्ज लेने से खुद को रोक रहे हैं। ये एक बड़ी, इसके पीछे एक और कारण था सर, जिसको हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस भी किया था। शेयर मार्केट में जो गिरावट है उसके वजह से भी रिटेल जो लोन है या रिटेल ग्रोथ है जो, उसमें भी कमी आई थी सर। लोग खर्च नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो में 10%, 20%, 40% तक का डेंट था। तो लोग जो थे वो स्वाभाविक है कि अपना वेतन है, जो सैलरी है, जो मुनाफा है, वो उसको बचाने में थे। क्या इसको भी इस कहानी से जोड़ा बिल्कुल जाए? इस कहानी के साथ इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मार्केट्स पिछले साल सितंबर के अंत से बुरी तरह गिरे हैं और लोगों के पोर्टफोलियो जब लाल निशान में चले गए, जब नेगेटिव हो गए रिटर्न, तो उसके बाद लोगों ने या आम लोगों ने, चाहे डिस्क्रिशनरी खर्च हो या वाइट गुड्स की परचेज हो या दूसरे खर्चे हो, वहाँ पर लोगों ने रुकने में बेहतरी समझी है। इस बात का संकेत मिल रहा है और शायद यही वजह है कि जैसे होम लोन है या कार हैं, कारों में आप देखिए मार्च में बड़े डिस्काउंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। फरवरी की जो ऑटो सेल्स के नंबर है वो खराब आए हैं। फाडा के नंबर हैं, वो बताते हैं कि किस तरह के फरवरी में हालात कार सेल्स के खराब हुए हैं। उसी तरह से जो होम लोन है वहाँ पे भी संभवतः अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब मार्केट की स्थितियाँ सुधरें, जब ओवरऑल सिनेरियो ठीक हो, तब वो नए कर्ज या घर खरीदने या कार खरीदने जैसा फैसला ले। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चीज जरूर है विशाल, वो है गोल्ड लोन की। ओके सर। बाकी सारे लोन घटे हैं, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी के बदले जो लोन लिया जाने वाली जो व्यवस्था है, वहां 77% की ग्रोथ दिखाई दी है। वो पिछले साल भाषा में कहें सर तो लोग अब अपना जो सोना है जो अपने घर में रखे हुए थे उसको गिरवी पर रखकर पैसा उठा रहे हैं। बिल्कुल। पिछले साल जनवरी में ये 17% की ग्रोथ। ये क्या शो कर रहा है कि सर कंजम्पशन में बूस्टअप का शो कर रहा है? क्या लोग को पैसा की जरूरत है तो इसलिए लिक्विडिटी के लिए वो ऐसा कर रहा है? इसकी एक वजह ये आप समझ सकते हैं कि गोल्ड के भाव पिछले पूरे टाइम में अच्छी खासी तेजी आई है और लोग जब लोन लेने की अगर उनको बात आ रही है तो वो गोल्ड लोन के लेकर, यानी वहाँ पर उनको एक कोलेटरल बेस्ड लोन है और वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा उसमें मिल रहा है, इसलिए लोग
गोल्ड लोन को तरजीह Prefer दे कर रहे रहे हैं, बाकी के लोन से बच रहे हैं। प्लस क्या है कि गोल्ड लोन में आप बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं लेते। जो लोग पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं वो संभवतः गोल्ड लोन के जरिए अपना पैसे क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे रिटेल क्रेडिट ग्रोथ है, उसमें बड़ी गिरावट की नज़र आ रही है। और ये चीज़ अब हाल के वक्त में देखिए आरबीआई ने लिक्विडिटी भी बैंकों में डाली। इसके अलावा एमएफआईज और एनबीएफसीज दोनों के लिए रूल्स को आसान किया ताकि वो कर्ज बांट सकें और बैंकों से भी कर्ज हासिल कर सकें। इसका मतलब रिजर्व बैंक चाहता है कि अब लोग लोन लें ताकि इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। और रेट कट भी किया था, इसीलिए फरवरी में रेट कट हुआ। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अप्रैल में भी रेट कट 0.25% का या 0.5% का रेट कट रेपो में हो सकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीएसटी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों को लेकर बड़ा कमेंट किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि जीएसटी स्लैब में और कटौती की संभावना है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक सरकार जीएसटी कलेक्शन को स्थिर रखते हुए टैक्स पेयर्स को राहत देने पर विचार कर रही है। हालांकि सितंबर 2021 में बनाए गए मंत्रियों के समूह, यानी जिसको कि आप जीओएम के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्लैब सुधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि अगली जीएसटी काउंसिल बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि सरकार कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बजट से पहले 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। उसके बाद बजट में 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स को जीरो किया। हालांकि सैलरीड अगर आप हैं तो 12.75 ही आंकड़ा चला जाता है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की 0.25%। अब सरकार जीएसटी दरों को कम करने का फैसला लिया। पूरे क्रोनोलॉजी को आप आसान भाषा में समझाइए सर। देखिए, क्रोनोलॉजी पिछले साल से शुरू होती है जब देश की इकोनॉमी की ग्रोथ बुरी तरह फंस गई, 5.4% के अनएक्सपेक्टेड लो लेवल पर चली गई। उसने सरकार को पूरी तरह हिला दिया। और ये बात हम बार बार अपने अलग अलग स्टोरीज में और मनी सेंट्रल में करते आए हैं कि उसके बाद से सरकार एक एक्शन मोड में आई। सरकार ने अपना पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है संभवतः उसको चेंज किया। एक तरफ जब सरकार हर तरह से पैसे वसूलने की तैयारी कर रही थी, या जो उनकी पूरा सोच थी टैक्स को बढ़ाने की, रेवेन्यू हासिल करने की थी, उसमें सरकार ने अब पैर अपने पीछे खींचे है, गियर बदला है और यू टर्न मार के सरकार अब एक ऐसे रास्ते पे निकली है जहां पे वो चाहती है कि लोगों के हाथों में पैसा आए, लोगों के पास पैसा पहुंचे और उसके जरिए कंजम्पशन के जरिए सरकार अब ग्रोथ को बढ़ाने का प्लान देख रही है। उसी कड़ी में 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट देने की बात कही गई है, जहां पे कि एक लंबे वक्त से ये डिमांड आ रही थी कि सरकार को इनकम टैक्स में बड़ा रिलीफ मिडिल क्लास को देना होगा। और उस वजह से सरकार ने किया। और उसके साथ ही आपने देखा होगा दिसंबर में जैसलमेर में जब बैठक हुई थी तब बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर भी रार तकरार हुआ था सर। रार तकरार हुआ था, पॉपकॉर्न पर हुई थी। और जहां खुद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला था कि जो पॉपकॉर्न है जिसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है जिसमें शुगर चली गई तो वहां तो जीएसटी ऊंचा लगना तय है ही। तो इतने इनसिग्निफिकेंट मामले ने पूरा फोकस अपनी तरफ खींच लिया था। जीएसटी की इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, आम लोगों को कहां कहां राहत मिलनी चाहिए किस तरह से, उसको छोड़ के पॉपकॉर्न पे पूरी कहानी सिमट गई थी। और ये जाहिर तौर पर है, इसको लेके बाद में बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। जो एक अहम मसला था इंश्योरेंस में जीएसटी को घटाने का, वो नहीं हो पाया, उसको अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। लेकिन अब जब बदले स्वरूप में सरकार काम कर रही है तो इसमें साफ तौर पर अब ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आइटमों को अब कम जीएसटी स्लैब वाले ब्रैकेट में डाला जा सकता है, जिससे कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती हों। और इसी को लेकर हाल में वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में बोला कि हम पूरा जो जीएसटी का ओवरऑल है जिसमें स्लैब्स को चेंज करना और जिसमें रेट कट करना, उस पे हम काम कर लिया है, तकरीबन काम हो गया है। और अब आगे चलकर इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा सर। स्लैब्स में बदलाव की बात हो रही है, मुझे आसान भाषा में आप समझाइए। देखिए, अभी फिलहाल 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का जो टैक्स है जीएसटी का वो लगता है। इसको सरकार क्या करना चाह रही है? ये जो 5 है इसको क्या करके 3 कर देगी, 2 कर देगी, 1 कर देगी, क्या करना चाह रही है? हो सकता है जो एक डिमांड उठ रही थी कि इतने सारे टैक्स स्लैब्स की क्या जरूरत है। हाँ, अरुण जेटली साहब के समय से ये तो हो सकता है 12 और 18 के बीच का कोई टैक्स स्लैब एक लाया जाए, वहां पे सारी चीजें लाई जाए, जिससे कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स को एक कम टैक्स स्लैब में
समाहित किया जाए। डाल दिया जाए। ये हो सकता है 28% का टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाए और वहां पे बहुत कम प्रोडक्ट्स लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स उस स्लैब में डाल दिए जाएं। तो सरकार के पास ट्वीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किस तरह से ऐसे पूरे जो जीएसटी में जो आइटम्स हैं उनको किस तरह से ट्वीक किया जाएगा ताकि लोगों के पास अधिकतम राहत पहुंच सके। जो महंगाई की समस्या है वहां पे राहत लोगों को मिल सके। लोग जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, अर्बन एरियाज में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की जो खपत है उसमें बड़ी गिरावट दिखाई दी है हाल के कुछ महीनों में। वहां रिकवरी कैसे आएगी अगर आप जीएसटी को कम नहीं करेंगे? तो वो इफेक्ट फिर शहरों से लेके गांव तक जाएगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होंगे जिन पे 18% आप जीएसटी ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत का आइटम है वैसे सारे प्रोडक्ट्स को हो सकता 12 या 10% का एक नया स्लैब करके वहाँ डाला जाए। तो इस तरह के ट्वीक्स और बदलाव सरकार करके आम लोगों की जेब में और पैसा डालने की कवायद कर सकती है। सर व्हाट अबाउट पेट्रोल एंड डीजल? उसको लेकर भी बहुत मांग उठती रहती है कि रोज़मर्रा की चीज़ है भाई, डेली डलवाना पड़ता है हमको पेट्रोल, वो ना महंगा लेना पड़ रहा है मुझे, उस पर सरकार इतनी टैक्स वसूल रही तो उस पर भी थोड़ा कम करे या उसको जीएसटी की जद में लाया जाए। उस पर क्या कुछ हो सकता है सर? नहीं, देखिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना एक बड़ा रिफॉर्म है और वो उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर केंद्र सरकार चाहे और राज्यों को उस बात के लिए राजी कर ले, कोई फार्मूला उसके लिए ढूंढ ले, तो पेट्रोल और डीजल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो ये भी नहीं सोचा था कि 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स जीरो लगेगा, 8वां वेतन आयोग सर बजट से पहले आ जाएगा। ऐसी तमाम चीजें की गई हैं सरकार के द्वारा। बिल्कुल, रिफॉर्म के अगर रास्ते पे सरकार आगे बढ़ती है, करना चाहेगी तो विल की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की, और सरकार उसको कर सकती है। राज्यों को जो कंपनसेट किस तरह से किया जाएगा, जीएसटी का जो शॉर्टफॉल होगा, टैक्स का जो शॉर्टफॉल होगा जीएसटी में लाने से पेट्रोल और डीजल को जो शॉर्टफॉल होगा उसकी भरपाई किस तरह से करेगी सरकार, वो अगर कोई फार्मूला सेट हो जाता है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट या कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं होता है राज्यों के रेवेन्यू में नॉन जीएसटी की वजह से, तो इस बारे में कदम सरकार उठा सकती है। इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। सरकार अगर चाहे तो रिफॉर्म करने पे तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं उसमें। सर अब जाते जाते क्योंकि क्रूड का प्राइस $70 के नीचे है और उसके बावजूद लोग अगर 100 रुपए का पेट्रोल और 80 रुपए क्या 90 रुपए के आसपास अगर डीजल भराने के लिए मजबूर हैं तो ये एक बड़ा मसला है। इसको सरकार एक तीर से दो निशाने कर सकती है। एक तो महंगाई दर कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल को अगर आप जीएसटी की जद में ले आएंगे तो उससे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, लोग जो खरीदेंगे उससे महंगाई भी तो कम होगी ना सर। नहीं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार जो ग्रीन एनर्जी पे लेके आना चाहती है, फोकस है जो फोकस है वहां झटका लगेगा, क्योंकि लोग फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वहां भी एक कैच है जी। सरकार जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान बना रही है, वो भी एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट वो भी एक बड़ा सपोर्ट करता है कि जहां पे कि आप 20% तो पेट्रोल में आप एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं जी। तो हाइब्रिड अगर व्हीकल्स हैं जिसको लेके मारुति बार बार कम से कम ये कहती है कि प्योर ईवी व्हीकल्स नहीं, एक आप हाइब्रिड व्हीकल की तरफ बढ़ें जहां पेट्रोल डीजल भी हो और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी कंपोनेंट उस गाड़ी में हो। तो सरकार के पास जाहिर तौर पे ऑप्शन है उस चीज का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करना कैसे है वो गवर्नमेंट को देखना होगा। पॉलिटिकल विल की आप चर्चा कर रहे हैं? पॉलिटिकल विल की चर्चा कर रहा हूँ। सेकेंडली सरकार के खजाने में भी चोट जाहिर तौर पे पड़ेगी। लेकिन सर बहुत सारा टैक्स फोरगो की भी बात हम लोग कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का हो चाहे एसटीटी का वाला मामला हो, हम लोगों ने बहुत सारे मनी सेंट्रल पे बात की थी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं सर और द बिगर पिक्चर पर आपसे बात करते हैं। सर देखिए कंजम्पशन के मसले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कंजम्पशन का जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो इंडिया में भी है, चाइना में भी है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, और अमेरिका में भी है। सब जगह ये जो दिक्कत आ रही है सर, उसको आप कैसे देख रहे हैं और उसको क्या पार पाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क? दुनिया इस वक्त जिस तरह के हालात से गुजर रही है वो वाकई चैलेंजिंग है जी। चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, सबकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। चाहे यूरोप हो, यूरोप एक जंग से गुजर रहा है, अमेरिका ट्रंप के टैरिफ के तौर तरीकों को एडजस्ट करने में और अमेरिका के जो ऐलान है उनसे पूरी दुनिया एडजस्ट करने में कोशिश कर रही है। चीन की अपनी समस्याएं जहां पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तो लार्ज स्केल पे खड़े कर लिए, लेकिन अब उनको खरीदने वाला कोई नहीं है।
वहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं। भारत में ग्रोथ के स्लो होने, भारत महंगाई में बढ़ने। जॉबलेस ग्रोथ के होने, भारत में महंगाई के ऊंचे होने जैसी समस्याएं हैं। और ये लगातार दुनिया भर में चीज़ें चलती रहती हैं। किस तरह से नतीजे निकलेंगे, किस तरह से सरकारें इसको हैंडल करती हैं, इस पे सबको देखने की जरूरत चलिए, होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया और तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।